हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के तहत तीसरा टॉपिक यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ाएंगे। इसके पहले हमने आपको असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा दिया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आज हम आपको इम्परेटिव सेंटेंस जिसे हम आदेशात्मक वाक्य कहते हैं, यानी कहने का मतलब ये कि उस वाक्य में आपको क्रिया मिलेगी, क्रिया से स्टार्ट होंगे वाक्य, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से वाक्य शुरू होंगे। इसके अलावा उसमें आदेश, आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। आज्ञा, सलाह, निवेदन के भाव प्रकट होते हैं। ऐसे वाक्य जो होते हैं किससे स्टार्ट होते हैं? क्रिया से स्टार्ट होते हैं। वहाँ पर कोई कर्ता नहीं होगा, सब्जेक्ट नहीं होगा, पहचानने में हमको आसानी है। तो अब वर्ब से वाक्य स्टार्ट होंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। तो इम्परेटिव सेंटेंस पहली बात तो उनको थोड़ा सा समझना इसलिए चाहिए क्योंकि ये वाक्य हमेशा जो लोग नहीं समझ पाते हैं कि वर्ब है कि सब्जेक्ट है तो वो नहीं पहचान पाएंगे। तो इसके लिए आपको वर्ब की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी वर्ब है, कौन सब्जेक्ट है, कौन नाउन है। तो इस तरह से अगर हमें जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो हो सकता है वाक्य पहचानने में गलत हो जाए। लेकिन ये मोटी पहचान है कि वाक्य हमारा वर्ब से स्टार्ट होगा, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। जैसे स्टैंड अप, सिट डाउन, और इसी तरह से हेल्प मी, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। इसी तरह से प्लीज़ हेल्प मी, मेरी सहायता कीजिए। प्लीज़ गिव मी योर नोटबुक। ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट, हमेशा बाएं चलो। डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। इस तरह के जो वाक्य होते हैं इन्हें हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इनमें हमें तीन तरह के भाव मिलते हैं: आदेश, आज्ञा सूचक और निवेदन, यानी किसी से विनम्र निवेदन करना, विनती करना। और दूसरा है तीसरा है सलाह देना। जैसे डॉक्टर सलाह देता है मरीजों को, किसी अच्छी चीज़ के लिए कोई भी सलाह दे सकता है। तो ये जो तीन भाव वाले वाक्य हैं इन्हीं को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इनको पहचानना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, लेकिन अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो हो सकता है वो पहचान भी नहीं पाए। तो इनको ध्यान रखिए कि ये जो वाक्य हैं सब वर्ब से स्टार्ट होंगे। कहीं कहीं पर कुछ शब्द हैं जैसे प्लीज़ है, ऑलवेज है, तो इन शब्दों का प्रयोग हो जाता है। निगेटिव होंगे तो डिड नॉट का प्रयोग होगा। तो ये भी हमको ध्यान रखना है कि अगर ऐसा है कि नेवर शुरू होगा तो ये ना कहोगी कि इम्परेटिव नहीं है, या प्लीज़ लगा है तो कह दो इम्परेटिव नहीं, तो इम्परेटिव वो भी होंगे। तो इस तरह से हमारा पहचान हो गई। अब जब इनको बनाएंगे तो वहाँ पर हमें कुछ रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करना है, जैसे ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, बेग्ड, एडवाइज्ड, अर्ज्ड, फॉरबिड। ये सारी हमारी क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं। इनका प्रयोग करेंगे कहाँ पर? सेड को हटा करके। इसके बाद कंजक्शन के रूप में, जहाँ पर अभी हम दैट लगा रहे थे, इफ़ लगा रहे थे, क्वेश्चन वर्ड लगा रहे थे, वहाँ पर अब क्या लगाएंगे? हम टू का प्रयोग करेंगे। टू के बाद क्रिया का हमारी फर्स्ट फॉर्म उसी तरह रहेगी, केवल हमको किस में परिवर्तन करना है? प्रोनाउंस में। जैसे लिखा है हेल्प मी, तो टू हेल्प हिम हो जाए, मतलब मी को बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, तो इस तरह वो प्रोनाउंस बदल जाएगा, लेकिन टू हेल्प नहीं बदलेगा, हेल्प वैसे ही रहेगा। तो इस तरह से हम वहाँ पर जोड़ेंगे। अब आते हैं पहले उस पर। अगर वाक्य में ऑर्डर्ड का भाव यानी आज्ञा का भाव निकल रहा है, अगर वाक्य में आज्ञा का भाव प्रकट हो रहा है तो वहाँ पर हम दो क्रियाएं दी गई हैं, किसका प्रयोग करेंगे? ऑर्डर्ड और कमांडेड का प्रयोग। आज्ञा के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ऑर्डर्ड या कमांडेड का। रिक्वेस्टेड का प्रयोग कब करेंगे? जहाँ पर मोटे तौर पे समझ लीजिए, रिक्वेस्ट की गई है, प्लीज़ लगा है, सर लगा है, काइंडली शब्दों का प्रयोग है। काइंडली यानी जहाँ पर निवेदन किया गया है वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे या बेग्ड का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर किसी को सलाह दी गई है अच्छी बात के लिए, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? एडवाइज्ड या अर्ज्ड का। यहाँ पर क्या भाव निकल रहा है? सलाह का। और ये जो फॉरवर्ड है इसका प्रयोग अभी हम बताएंगे आपको। तो पहले हम इतना देख लीजिए
जैसे द टीचर सेड टू द बॉयज, कामा नोट कामा, सिट डाउन इन योर क्लास, सिट डाउन इन योर क्लास। अब जैसे ये वाक्य है, पहले तो पहचान देख लीजिए, सिट डाउन लिखा हुआ है, क्रिया से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पर जब क्रिया से वाक्य स्टार्ट हो रहा है तो कैसा वाक्य हो गया? इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। और इसमें टीचर स्टूडेंट से कह रहा है, लड़कों से कह रहा है कि बैठ जाओ। कैसा भाव निकल रहा है? आज्ञा का। यानी कोई पद में बड़ा है और छोटे से कोई आदेशात्मक कार्य के लिए कह रहा है तो वहाँ पर ऑर्डर का भाव निकलेगा। टीचर है, स्टूडेंट्स कह रहा है तो द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज, जैसे पहले से बनाते चले जा रहे हैं उसी तरह बनेगा। अब यहाँ पर जो कंजक्शन है यहाँ पर हटा करके क्या लगा देंगे? टू, फिर सिट डाउन और इसके बाद इन योर क्लास है तो योर किससे बदलेंगे? बॉयज के अनुसार, तो क्या बन जाएगा? दियर क्लास, क्लास। ये हमारा बन गया। यानी द टीचर ऑर्डर द बॉयज टू सिट डाउन इन देयर क्लास। इसी तरह से द कैप्टन सेड टू द कैडेट्स, कामा नोट कामा, मार्च फॉरवर्ड। अब जैसे ये वाक्य है, कैप्टन ने कैडेट्स से कहा कि आगे बढ़ो, मार्च फॉरवर्ड माने आगे चलो। अब यहाँ पर कैप्टन है, अब यहाँ पर क्या पर बना सकते हैं? द कैप्टन कमांडेड द कैडेट्स में सब लोग जानते होंगे, टू मार्च फॉरवर्ड। मार्च पास्ट आपने सुना होगा, फॉरवर्ड, टू मार्च फॉरवर्ड। तो जहाँ पर आज्ञा का भाव प्रकट हो रहा है वहाँ पर ऑर्डर्ड का प्रयोग। और ये जो कैप्टन है, जो मतलब एक उच्च अधिकारी होता है, जब किसी को आदेश करता है तो वहाँ पर हम कमांडेड का प्रयोग भी कर सकते हैं। सेना से संबंधित वाक्य है, कैप्टन है या और कोई अधिकारी है अपने सैनिकों से कह रहा है तो वहाँ पर हम कमांडेड का प्रयोग भी कर सकते हैं। कमांड माने होता है कमांड करना यानी नियंत्रण करना, तो वहाँ पर कमांडेड का प्रयोग भी कर सकते हैं और ऑर्डर्ड का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब दूसरा वाक्य है, देखिए, तो ये तो ऑर्डर्ड के हो गए। अगला वाक्य है द स्टूडेंट सेड टू द टीचर कामा नोट कामा, प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, इन्वर्टेड कॉमा बंद हो गया। तो इस तरह से दैट स्टूडेंट सेड टू द टीचर, प्लीज़ लगा हुआ है, हमने बताया है कि प्लीज़ लगा होगा, सर लगा होगा या काइंडली लगा होगा, तो ये सारे शब्द जो हैं हट जाएंगे और वहाँ पर हम किसका प्रयोग कर देंगे? रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर देंगे। रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर और फिर से आएगा वही टू, और प्लीज हट जाएगा, ग्रांट और मी बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, क्या हो जाएगा? हिम, टू ग्रांट हिम, फिर लीव फॉर 2 days। ये हमारा बन गया। तो जहाँ पर प्लीज़, सर या काइंडली शब्द का प्रयोग है वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये रिक्वेस्टेड वाला हो गया। अब देखिए सलाह वाले वाक्य।
अब जैसे कहा जा रहा है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट कामा नोट कामा टेक मेडिसिन इन टाइम, जैसे वाक्य है हमारा। तो अब हम क्या बनाएंगे, द डॉक्टर मतलब कह रहा है डॉक्टर ने मरीज से कहा कि दवा समय पर लो, यानी कैसा है, सलाह दे रहा है। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, और फिर से टू आ जाएगा, टू टेक मेडिसिन इन टाइम, ये हमारा बन गया टू टेक मेडिसिन इन टाइम। इसी तरह से अब ये तो हो गया आपका सलाह, तीनों हो गए, यानी आज्ञा, प्रार्थना या सलाह के भाव हो गए। अब देखिए मान लीजिए निगेटिव सेंटेंस हो जाए, यानी हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है डू नॉट या डोंट से अगर स्टार्ट है, डू नॉट या डोंट से स्टार्ट है, तो वहाँ पर क्या करेंगे। तो पहला तो यही नियम है कि जैसा वाक्य है टू कंजक्शन जो है उसके पहले हम नॉट लगा देंगे। जैसे द टीचर सेड टू द बॉयज कामा डोंट मेक ए नॉइज इन द क्लास, डोंट मेक ए नॉइज इन द क्लास, यानी कह रहा है कि टीचर ने लड़कों से कहा कि कक्षा में शोर मत मचाओ। तो यहाँ क्या बन जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज, ठीक है। अब यहाँ पर डू नॉट लगा है, इसलिए कंजक्शन टू के पहले हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। क्या हो जाएगा, नॉट टू मेक ए नॉइज इन द क्लास। एक तो हमारा ये बन गया। दूसरा हम एक और बना सकते हैं, वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, क्रिया का रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में फॉरवर्ड का प्रयोग कर देंगे। और जब हम फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर फिर हमें नॉट का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि फॉरवर्ड माने ही होता है निगेटिव वर्ड है, मना करना। तो अब इसको कैसे बना देंगे, आर करके देखिए दूसरी तरीके से कैसे बनेगा, द टीचर ऑर्डर्ड फॉरवर्ड द बॉयज टू मेक ए नॉइज। यहाँ पे नॉट की आवश्यकता नहीं है, टू मेक ए नॉइज इन द क्लास। ये दोनों वाक्य आपके सही है, ऐसा नहीं कि मतलब यही सही है केवल वो नहीं सही, दोनों वाक्य सही है आपके। बस ये हमको ध्यान रखना है कि जहाँ पर नॉट टू का प्रयोग करेंगे वहाँ पर भाव के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा। ऑर्डर्ड है तो ऑर्डर लगेगा, रिक्वेस्टेड है तो रिक्वेस्टेड लगेगा, एडवाइज्ड है तो एडवाइज लगेगा। लेकिन जब हम फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे तो यही एक रिपोर्टिंग वर्ब है, चाहे उसमें आज्ञा का भाव निकल रहा हो, चाहे रिक्वेस्ट का भाव निकल रहा हो, चाहे सलाह का भाव निकल रहा हो, वहाँ पर हम फॉरवर्ड का ही प्रयोग करेंगे। और फॉरवर्ड के बाद जब फॉरवर्ड का प्रयोग कर लेंगे तो वहाँ पर फिर नॉट का प्रयोग नहीं होगा, सीधा टू से क्रिया आपकी जुड़ जाएगी। तो ये आपके तीनों भाग थे। तीनों भाव से मतलब है कि आज्ञा सूचक और निवेदन और सलाह, और साथ में आपका निगेटिव भी अगर वाक्य है तो उसका भी पैसिव वॉइस वो नरेशन आपका इनडायरेक्ट नरेशन बन गया। अब कुछ वाक्य देख लीजिए उदाहरण के तौर पे। जैसे द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट कामा नोट कामा गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अब देखिए यहाँ पर मास्टर मालिक है, अपने नौकर से कह रहा है, तो द मास्टर
ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। इसके बाद क्या लग जाएगा, टू लग जाएगा, फिर गिव लग जाएगा, और मी को बदलेंगे मास्टर के हिसाब से क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ए ग्लास ऑफ वाटर, ये बन गया हमारा। इसके बाद अब जैसे है सोहन सेड टू मी कामा, डोंट ड्राइव फास्ट एज द रोड इज वेरी हिली माने क्या होता है, उबड़ खाबड़। अब जैसे ये है तो सोहन डोंट लिखा है, सलाह दे रहा है तो एडवाइज लगा देंगे। सोहन एडवाइज्ड मी, डू नॉट है तो नॉट टू कर दीजिए, नॉट टू ड्राइव फास्ट एज द रोड वाज वेरी हिली। ये बन गया हमारा। दूसरी तरीके से बनाना है तो सोहन फॉरबेड मी टू ड्राइव फास्ट एज द रोड वाज वेरी हिली। ये बन गया हमारा। तो ये दोनों तरीके से बन जाएगा। तो इस तरह से हमको वाक्य बनाने हैं। वाक्य के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और रिपोर्टिंग वर्ब में कभी कभी ऐसा होता है जहाँ पर ना तो वहाँ पर आज्ञा का भाव निकलता है, ना तो ऑर्डर है, ना तो रिक्वेस्ट है, ना ही एडवाइज है। अब वहाँ पर हमारे पास जैसे दो दोस्त हैं, समकक्षी लोग हैं, तो वहाँ पर हम जैसे सोहन सेड टू मी कामा कीप क्वाइट। जैसे ये वाक्य लिखा हो, सोहन ने मुझसे कहा शांत रहो। अब इसमें कौन सा भाव निकलेगा? मान लीजिए सोहन एंड आई, यानी दो एक समकक्षी लोग हैं। अब वहाँ पर ना तो आज्ञा का भाव निकल रहा है, ना तो यहाँ पर रिक्वेस्ट का भाव निकल रहा है, ना कोई सलाह का भाव निकल रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर मतलब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? एक रिपोर्टिंग वर्ब है आस्क्ड। आस्क्ड का अर्थ निकलता है कहा, यानी एक मतलब आस्क्ड का प्रयोग कर लेंगे। आस्क्ड का मतलब यहाँ पर निकलेगा पूछना नहीं, यहाँ पर कहा निकलेगा। तो सोहन आस्क्ड मी टू कीप क्वाइट। सोहन ने मुझसे शांत रहने के लिए कहा। यहाँ पर क्या निकलेगा अर्थ? कहा। आदेश नहीं दिया, ना तो रिक्वेस्ट किया, ना तो सलाह दी, केवल हमसे कहा कि चुप रहो, यानी चुप रहने के लिए कहा। तो जब हमारे पास ऑर्डर्ड का विकल्प ना हो और रिक्वेस्ट का विकल्प ना हो, एडवाइस का विकल्प ना हो, उस कंडीशन में हम आस्क का प्रयोग करके नरेशन बना सकते हैं। तो ये आपके इम्परेटिव सेंटेंस के कुछ वाक्य हैं। इसके अलावा कुछ और वाक्य देख लीजिए जरा। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं इम्परेटिव में जहाँ पर ऐसा लगता है कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे ही सेड टू मी कामा कुड आई यूज योर फोन। अब जैसे ये वाक्य है कुड आई यूज योर फोन, यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं पूछ, लेकिन ये एक चीज़ और ध्यान रखिए कि इसमें क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। आपका सहायक क्रिया से भी वाक्य शुरू है। लेकिन जब हम इसका अर्थ निकालेंगे, उसने मुझसे कहा क्या मैं आपका फ़ोन प्रयोग कर सकता हूँ, क्या मैं आपका फ़ोन प्रयोग कर सकता हूँ। तो इसमें उससे कोई प्रश्न नहीं पूछा, कोई इंक्वायरी नहीं की उसने,
क्या क्या है, उसका मतलब यह है कि वो एक रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या मैं आपका फ़ोन प्रयोग कर सकता हूँ, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। इस तरह के जो वाक्य होते हैं, यहाँ पर भाव के अनुसार यहाँ पर रिक्वेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, ऑफर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, कुछ इस तरह से हम मतलब इसमें ये आस्क्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, इंट्रोगेटिव के नियम से नहीं बनाएंगे। बाकी देखने में तो इंट्रोगेटिव लग रहा है आपको, बिल्कुल स्पष्ट रूप से इंट्रोगेटिव वाक्य है, क्योंकि सहायक क्रिया शुरू है, क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जब इसको हम अर्थ निकालते हैं तो ये हमारा कौन सा वाक्य निकलता है, इम्परेटिव का कंप्लीट करता है, यानी इम्परेटिव की तरह बनेंगे। इसको जब बनाएंगे भी तो हम इम्परेटिव के नियम से ही बनाएंगे। अब देखिए जैसे ही रिक्वेस्टेड मी, अब जब इसको इम्परेटिव के नियम से बनाएंगे तो यहाँ पर हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट लगता नहीं, सीधा कंजक्शन लगा देंगे टू और मुख्य क्रिया से उठा देंगे। टू यूज, योर को बदलेंगे मी के अनुसार, क्या हो जाएगा, माई फोन, ये बन गया हमारा। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू यूज माई फोन। तो इस तरह के वाक्य भी होते हैं जो कि इम्परेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव की तरह, लेकिन वो बनाए जाएंगे इम्परेटिव के नियम से। एक वाक्य और देख लीजिए इसी तरह का, would you like to give me your pen, फिर क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कामा, और he said to me। अब जैसे वाक्य लिखा हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच इधर है और रिपोर्टिंग वर्ब वाला हिस्सा इधर है, तो इसको उठा लेंगे हम। तो ही, अब यहाँ पर देखिए, वुड यू लाइक, क्या आपको पसंद है, टू गिव मी, मुझे दे करके अपना पेन, क्या आपको मुझे अपना पेन दे करके प्रसन्नता होगी। यानी यहाँ पर भी क्या कह रहा है, प्रश्न नहीं पूछ रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इसको भी उसी तरह बनाएंगे, ही रिक्वेस्टेड मी, और फिर से यहाँ पर हमें इसकी आवश्यकता नहीं, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, हमें इसकी भी आवश्यकता नहीं, हमें केवल किसकी आवश्यकता है, मुख्य क्रिया की, ऑब्जेक्ट की। टू गिव, मी को बदलेंगे किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, हिम, योर को बदलेंगे माई के अनुसार, मी के अनुसार, मतलब माई पेन। तो इस तरह बनाए जाएंगे। तो जहाँ पर वाक्य का भले ही प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा हो, लेकिन अगर अर्थ में हमारा इम्परेटिव यानी रिक्वेस्ट का भाव निकल रहा है, तो वहाँ पर हम उसको इम्परेटिव के नियम से, उन इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इम्परेटिव के नियम से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। वहाँ पर हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर लेंगे, ऑफर्ड का प्रयोग कर लेंगे, आस्क्ड का प्रयोग कर लेंगे, जो भी क्रिया उसमें मतलब जो भी रिपोर्टिंग वर्ब लग जाएगी उसका प्रयोग हम करके, इसके बाद टू से, और उसमें मतलब हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट अगर दिया हुआ उसका प्रयोग नहीं करेंगे, सीधा हम क्रिया को उठाएंगे और उसको टू से हम कंजक्शन से जोड़ देंगे, तो हमारा वो वाक्य भी इनडायरेक्ट बन जाएगा। तो ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस का पहला भाग यानी पार्ट 1 हमने आपको दिया। और अगर आपको पसंद आया, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में क्लियर समझ में आएगा, बिल्कुल एक एक स्पष्ट नियम मैंने बता दिए। और अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, और इसके बाद जो चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो उसको सब्सक्राइब करिए।